अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक जिस पे हमने बात करनी है वो है इट इज़ मच अवेटेड टॉपिक और इसके ऊपर बड़े अरसे से बात होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिपेशन एंड द रोल ऑफ कॉन्स्टिपेशन फॉर इन डिजीज़ और जो उसके अफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन की जो डेफिनेशन है वो मैं क्लाइंट से अब पेशेंट से और क्लाइंट से ले के काफ़ी थक चुकी हूँ, तो इसलिए अब मैं इस डिस्कशन में नहीं जाती कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन एंड व्हाट इज़ नॉट कॉन्स्टिपेशन। मैं अब इस डिस्कशन पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि हम उनसे ये बात करें कि व्हाट इज़ a situation which is not constipation. When you can tell that your body is not constipated, तो उसकी definition ये है कि आपने जी सुबह सुबह गर्म पानी पिया या आपने अपना पहला मग जो है वो ब्लैक कॉफ़ी का या आपने जो लिया है अपना चाय का या आपने ग्रीन टी या गर्म पानी जो भी आप लेते हैं, उसके बाद आप को 1-2 ग्लासेस लेने के बाद या 1 कप पीने के बाद आपको फ़ौरी तौर पे वॉशरूम जाने की हाजत महसूस होती है। और जब आप वॉशरूम चले जाते हैं या चली जाती हैं तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप अपने साथ 2-3 मैगज़ीन्स या फ़ोन और एक लंबे स्टे के लिए आप नहीं जा रहे होते इन द वॉशरूम, बल्कि आप जब जाते हैं तो आपकी जो एक्टिविटी है इन द वॉशरूम दैट इज़ वेरी मिनिमल कह लें। यानी आपको जो डेफिकेशन है, जो बाथरूम पास होने की हाजत है, वो बिल्कुल इस किस्म की होनी चाहिए जैसे आपका जैसे आप फ्लश का बटन प्रेस करते हैं, वाइल प्रेसिंग द फ्लश जैसे पानी निकलता है, उसी तरीके से आप एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का स्टूल पास करते हैं, जो हार्ड नहीं है, जो सख्त नहीं है, जिसको पास करते हुए आपकी जो एनल कैनाल या जो आपकी आंतने हैं उनके अंदर किसी किस्म के ज़ख़म या जैसे मेरे पास ख़वातीन आती हैं कि हमें एनल फिशर्स हो गए हैं या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से आंतनों बड़ी आंत का जो अगला हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है जिसे हम रेक्टम कहते हैं, उसके अंदर हमें छोटे छोटे चीरे पड़ गए हैं या फिशर्स आ गए हैं या लेसरेशंस आ गई हैं। अच्छा, अब ये तो एक बड़ा मतलब एक बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जी अगर आपका स्टूल पास नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है, तो इवेंचुअली आप जो हैं आपको एनल फिशर्स होंगे। आपका जो जब स्टूल पास नहीं होता तो जो बड़ी आंत के मुंह के आगे जो स्टूल ऐसे पड़ा होता है, उसका जो सामने का हिस्सा है वो शदीद ड्राई हो जाता है, वो बिल्कुल सूख जाता है और इस किस्म की कंसिस्टेंसी में आ जाता है कि वो जब आप उसको डेफिकेशन रिफ्लेक्स से पुश करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल एक लकड़ी की तरह आपकी जो आंत का म्यूकोज़ा है या जो उसका गट की जो एपिथेलियम है उसको वो काटते हुए बाहर आता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए अक्सर लोग बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, यानी सिकालेक्स ड्रॉप्स या सिकालेक्स टैबलेट्स या लेग्जोबिरान सिरप है, फिर लेग्जोबिरान ड्रॉप्स हैं या उसकी टैबलेट्स हैं। इसके अलावा बेतहाशा हिकमत की दवाइयाँ लोग बता रहे होते हैं कि हमने उनसे भी ली हैं और उनसे भी ली हैं। तो वो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन एक तो उसमें जेनेटिक रोल भी है और नंबर 2 फैक्टर ये है कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर फ़ाइबर की डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा, या आप पानी कम पी रहे हैं या आप जो हैं वो सैलड्स और फ्रूट्स का पोर्शन उतना नहीं ले रहे हैं जो आपकी स्टूल की कंसिस्टेंसी को अच्छे तरीके से सॉफ्ट करके उसको निकाल सके, या आपकी डाइट में जो है वो मैदे से बनी हुई चीज़ें
या इस किस्म का सामान बहुत यूज़ हो रहा है जो बाज़ार से पकी पकाई हालत में मिलता है, या जिन्हें हम कैंड या टिन डब्बे में पैक जो चीज़ें आती हैं, जैसे आइसक्रीम्स हैं, जैसे डिफरेंट किस्म की पुडिंग्स मिलती हैं, डिफरेंट किस्म के रेडीमेड आजकल सामान बहुत मिल रहा है कि रेडी टू कुक मील्स होते हैं, वो आप ला के बना लें। तो इस किस्म का अगर आपकी डाइट में खाना पीना है, कच्चा रॉ फूड कम है, यानी सैलड और फ्रूट्स कम हैं, तो बहुत हाई इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि ग्रेजुअली जो है आपका स्टूल जो है वो बहुत सख्त, ड्राई और बहुत लंबे अरसे यानी 4-4 5-5 दिन के बाद आपको स्टूल पास होगा। बहुत मेहनत के साथ आपको या तो ग्लिसरीन स्पॉस्ट्रीज रखनी पड़ेंगी, या आपको किसी किस्म के गर्म पानी में बाथ लेने पड़ेंगे, या आपको मैं अमूमन रिकमेंड करती हूँ उन ख़वातीन को कि जो हाईली कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं कि आप रात को डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने और ऑलिव ऑयल और पेट्रोलियम जेली जो है उसको मिला के अपने रेक्टम जो जगह होती है वहाँ पे आप उसको अप्लाई करके रखें, ताकि एटलीस्ट आपका जो पीछे स्टूल पड़ा हुआ है वो ओवर ड्राई हो के एक लकड़ी की शक्ल इख्तियार ना कर ले। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्स्टिपेशन जो है इसके ये तो मसाइल जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर असरात क्या हैं। बॉडी जो है वो जब कॉन्स्टिपेशन की हालत में होती है तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है। अच्छा, अब मैं ये समझती हूँ बुनियादी तौर पे कि कॉन्स्टिपेशन जो है ये तमाम तर बीमारियों की एक जड़ है, यानी इन अ वे कि आप ये समझ लें कि जितनी भी आपकी बॉडी में बीमारियां हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो लिवर डिसऑर्डर है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इनसे ले के आपका फैटी लिवर, आपकी जो मेमोरी है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी किडनी का कोई डिसऑर्डर है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का, हार्मोन इम्बैलेंस का, इन सब चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक़ है विद योर गट बीइंग नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली। एंड उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न मैं बताती हूँ आपको। उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी गट जो है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होती, यानी अगर आप बहुत मैदे वाली डाइट खा रही हैं या आप बहुत बाज़ार का खाना खाती हैं, यानी जिसमें प्रोसेस्ड चीज़ें ज़्यादा हैं। अमूमन हमारे यहाँ स्टेक को या पोटैटोज़ बेक्ड को, मैश पोटैटोज़ को मैंने अक्सर क्लाइंट्स के मुँह से सुना है कि बहुत ज़्यादा हम हेल्दी मील कंसिडर करते हैं, जबकि जो स्टेक्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिलती हैं फ्रैंकली उनमें किसी किस्म का कोई भी डाइट का एलिमेंट है ही नहीं। पूरी एक या दो क्रीम के जो बॉक्सेस हैं वो उसके ऊपर डलते हैं स्टेक की सॉस के ऊपर। नंबर 2, जो पोटैटोज़ और चीज़ और जो भी बेक पोटैटोज़ हैं उनमें इंतहा का क्रीम यूज़ होता है। इसके साथ साथ चिकन पाउडर्स और डिफरेंट किस्म के मज़ीद केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो आपके टंग और आपके जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं उनको एक्सपैंड कर देते हैं। जब उनकी एक्सपेंशन होती है तो हमारे ब्रेन के जो रिसेप्टर्स हैं जो अप्रिशिएट करते हैं टेस्ट को, फ्लेवर्स को, वो बहुत हैप्पी फील करते हैं। उनको एक ऐसा एंडोर्फिन, ऐसा एड्रेनालिन रश मिलता है कि दे वांट द बॉडी again and again want to go back to that particular restaurant and to that particular food, because उनको वहाँ से जो एक स्टिमुलस आया था, हाई सर्ज आया था, बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं जिनका मैं नाम लेके अभी मज़ीद कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही बात को, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ लोग हैं जो बाहर के खानों का बिल्कुल टोटली एडिक्ट हो जाती हैं, बच्चे और ख़वातीन और कुछ बड़े भी सारा दिन भूखा रहते हैं और घर में भिंडी बनी हुई है, तोरी बनी हुई है, उनको कोई शौक़ नहीं रहता घर के किसी नॉर्मल मील के साथ, बल्कि उनकी पूरी जो एफ़र्ट होती है वो इस तरह से होती है कि वो सारा दिन भूखे रहते हैं, कॉफ़ीज़ पीते हैं, तरह तरह के बहाने करते हैं और रात में उन्होंने या शाम में एक बड़ा अच्छा मील किसी रेस्टोरेंट से खाना है।
या कोई टेक अवे करवाना होता है, और उसको वो मेरे क्लिनिक में बड़े आराम से जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि देखें हम हाई प्रोटीन कर रहे हैं, हाई कीटो कर रहे हैं, तो उसमें हम इस तरह से ये फ्राइड या बारबेक्यू या हाई चीज़ डाइट ले सकते हैं। तो हमने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना कुछ, तो हर किसी के पास एक लॉजिक होती है अपने एक्शंस की। तो बट टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू, मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन आपके लिए जहर है, आपकी आंतों के लिए, गट के लिए जहर है। और किसी किस्म का भी जो फूड आप बाज़ार से खाते हैं, जो शेक्स हैं, जो जूसेस हैं, जो भी खाने हैं, जो उनमें ब्रेड और मैदा और हाई शुगर जो कैफ़ेज़ में आपको डिफरेंट जो ये आजकल डिज़र्ट्स में आपको सर्व की जा रही है, इन सब से आपका दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ इनके अंदर जो केमिकल और जो चीज़ें हैं वो आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को एग्रवेट करती हैं या आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का सोर्स बनती हैं। नंबर 2, जब आपकी स्टूल प्रॉपर पास नहीं हो रहा या आपकी डाइट में मैदा है, बहुत ज़्यादा ब्रेड है, और मैदा या आटा भी आजकल इस फॉर्म में है कि वो आपके उसमें ज़्यादा मैदे का पोर्शन है, तो हम फिर जो हमारी गट का म्यूकोज़ा होता है उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की लेयर चिपक जाती है जो डाइट के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आपके ब्लड में एब्ज़ॉर्ब होने से रोकती है। और आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, यानी आपकी आंतों की जो इंटेग्रिटी है टिश्यू की, वो इतनी अच्छी नहीं रहती कि वो आपकी डाइट में से अच्छे इंग्रेडिएंट्स को निकाल के एब्ज़ॉर्ब कर सकें। ठीक है, तो आपकी जो आंतने हैं बुनियादी तौर पे इनका काम ये होता है कि ये आपकी डाइट में से अच्छे एलिमेंट्स को निकाल लें, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को निकाल लें, और जो बाकी का बचा हुआ फारिग मटेरियल है उसको वो फुजले की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दें। तो जब आप ऐसा फूड लेते हैं जो आपकी गट के अंदर स्टूल को यानी फुजले को मूव नहीं करने देता, उसको ड्राई, रफ़ और उसे रोक देता है, आंतों को एक तरह से ब्लॉक कर देता है, तो आपकी जो आंतों की इर्द गिर्द की लेयर है अराउंड दैट स्टूल वो भी उससे अफेक्ट होती है। और आपकी न्यूट्रिएंट्स की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ख़ुसूसन जो आपको जिन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, जो बहुत कम मिक़दार में अब हमारी डाइट्स में रह गए हैं, उसकी भी एक पूरी रीज़न है बिकॉज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज़। और जो हमारी मिट्टी के अंदर जितनी फर्टिलिटी होगी, जितनी आपकी मिट्टी ज़रख़ेज़ होगी, उतना ही आपकी डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे और वो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अब आजकल हमारी जो शहरों में मिल रही है सब्ज़ी, वो अमूमन गटर के पानी से उसको सीवरेज के पानी से हम उसको फर्टिलाइज़ कर रहे हैं कि जी ये तो खाद भी है और ये इट इज़ वेरी गुड। तो आई डोंट नो, बट मैं कुछ इसके बारे में अच्छी मेरी फीलिंग नहीं है कि आप जो है वो ज़रख़ेज़ करने के लिए उसको गटर का पानी देना शुरू कर दें। तो हमारी जो चिकन है उसको कितनी एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं, उसको कितने एंटी फंगल मिल रहे हैं। फिर आपका जो दूध है उसकी इंटेग्रिटी पे आप ख़ुद देख लें कि हमारे पास कितनी लंबी शेल्फ़ लाइफ है दूध की, जो बाहर नहीं होती है इतनी लंबी शेल्फ़ लाइफ। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स को हम पहले भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में किसी ना किसी एंगल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इन द शॉर्ट गो, मतलब इस सारी बात को समराइज़ करके मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जब आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन, एक तो डाइट में न्यूट्रिएंट्स वैसे ही इतने ख़ास नहीं हैं, ऊपर से हमने ठानी हुई है कि हमने अच्छा और न्यूट्रिएंट्स वाला खाना, रॉ खाना हमने खाना नहीं है, हमने कुछ ना कुछ मैदे में, कुछ डीप फ्राई, कुछ चीज़, कुछ ऐसी चीज़ खानी है जो घर में ना बनी हो, नंबर 1। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से होता क्या है कि आपकी जो बॉडी के अंदर एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, और डिफरेंट अच्छे किस्म के हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में बनते हैं
उनकी जो केमिकल बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन है उसके लिए हमें बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो जब उनकी आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही और वो स्टूल के साथ स्टक पड़े हुए हैं कहीं, तो वो ज़ाहिर है ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, जो हार्ड और ये टॉक्सिक स्टूल होता है, ये जब इतना अरसा आपकी गट में पड़ा रहता है तो ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट, देखिए ना, आप कभी गंदी जगह से गुजरें तो आपको कैसी गंदी बू आती है, बिकॉज़ वहाँ जो कूड़ा है या गंदा नाला है उसमें से गंदी गैसेस निकल रही होती हैं, है ना। तो इस वजह से आपको वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। अच्छा, इसी तरह जब आप कि गट के अंदर कई माह से प्रॉपर आपका मैदा साफ़ नहीं हुआ, आपकी इंटेस्टाइन साफ़ नहीं हुई, तो फिर वहाँ पे जो स्टूल पड़ा हुआ होता है वो भी हाईली यानी टॉक्सिक होता है। वो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सारी जो गंदी गैसेस होती हैं उसमें से निकल रही होती हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर रह रही होती हैं। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ पिछले बहुत से अरसे में कि हमारी जो डिप्रेशन, एंजाइटी, लेथार्जी, जो एक काम ना करने को दिल करना, एक सुस्ती, इन सब की एक बुनियादी वजह ये भी है कि आप जो हैं, हमारी आबादी 50% से ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है और वो समझते हैं कि हफ़्ते में एक दफ़ा स्टूल पास हो जाना इज़ गुड इनफ। और जब हफ्ते में एक दफ़ा स्टूल पास हो रहा होता है तो वो सिर्फ सामने सामने से क्लियर होता है, पीछे एक लंपा, मतलब एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में उन्होंने ये बताया कि अमूमन जो है आम जो एक हमारी जनरल पब्लिक है उसमें से 10 में से 7 लोग जो हैं वो 8 से 9 केजी जो है वो फुजला यानी स्टूल अपनी आंतों में कॉन्स्टिपेशन की फॉर्म में लेके फिर रहे होते हैं। और अगर वो इंतहा की वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिपेशन पे मतलब काबू पा लें तो वो 7 से 8 केजी वेट अपना बड़े आराम से लूज़ कर सकते हैं। तो अब ये गैसेस जो होती हैं अंदर बॉडी के, ये आपके ब्लड में सीप हो रही होती हैं, आपको डिप्रेशन, मूड स्विंग्स एंड लेथार्जी और डिमेंशिया इवन, और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की ये रीज़न होती है। लोग कहते हैं पता नहीं जी हमारा दिल नहीं करता, हमारा दिल नहीं करता, सब कुछ है बट हमारा दिल नहीं करता, हम फ्रेश नहीं फील करते। अगर आपने फ़्रेश फील करना है तो आपको फ़्रेश खाना है, आपको फ़्रेश रहना है, आप लीमू लें, मैं अभी इसीलिए एक चैनल स्टार्ट करने लगी हूँ जिस पे मैं प्रॉपर आपको गट डिटॉक्स की डाइट, लिवर डिटॉक्स की डाइट्स, और आपने कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, कैसे आपने हफ्ते में या महीने में 5 से 7 से 10 दिन क्लीन ईटिंग करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह। बट कॉन्स्टिपेशन is mother of all diseases, it is a source of all your lot of problems जो हैं वो constipation से शुरू होते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हिस्ट्री ही नहीं ली जाती, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है क्लिनिक्स में, और अगर होती भी है तो आप पूछते हैं कि जी क्या तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है, क्लाइंट कहते हैं जी नहीं मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है। बट अब आपकी ओरिएंटेशन कॉन्स्टिपेशन ना होने की और क्लाइंट की ओरिएंटेशन कॉन्स्टिपेशन ना होने की बहुत डिफरेंट है। और क्लाइंट नॉर्मली ये समझता है कि अगर मैं एक हफ्ते में एक दफ़ा भी ज़ोर शोर लगा के किसी तरीके से थोड़ा बहुत स्टूल पास कर लेती हूँ, सीकालेक्स ले लिया, लेक्सोबरन सिरप ले लिया, 2 सपोजिटरीज रख ली, तो ये ठीक है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि आपको अपने स्टूल की कंसिस्टेंसी पे काम करना है, और वो काम कैसे करना है, वो आपको चिया सीड्स लेने हैं, प्रून्स लेने हैं, ऑलिव ऑयल का एक जार ले लें बड़ा, उसके अंदर आप अच्छी क्वालिटी की अंजीर जो है वो काट के ऑलिव ऑयल के जार में आप भर लें, और उसके बाद नाश्ते में आप जब ओट्स या दलिया बनाएं तो उसके साथ आप प्रून्स लें, अंजीर लें, ऑलिव ऑयल में डिप हुई हुई। एक प्लेट आपने रोज़ाना बड़ी जो है वो मेडिसिन समझ के, मैं हमेशा क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आपने हमेशा जो है वो इसको अपनी कॉन्स्टिपेशन का जो ट्रीटमेंट है इसको आपने मेडिसिन समझ के करना है।
यानी एक प्लेट बड़ी आपने अगर 4 दिन सलाद खा लिया तो आपने अपने पे या मेरे पे कोई एहसान तो नहीं किया ना। आप अब क्लाइंट्स चाहते हैं कि हमने 40 साल तो अपनी मर्ज़ी की, अब 4 दिन हमने एक प्लेट सैलड की खा ली है तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू हैव टेकन 40-50 ईयर्स टू रीच दिस पॉइंट, तो आपको 40-50 वीक्स तो एटलीस्ट चाहिए टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ आप स्टक हैं। तो इसके अलावा एक पूरी प्लेट जैसे 2 आड़ू, 2 केले, 3 सेब, 2 खुबानियाँ, 2 आलू बुखारे ये सामने अपने रखें, 2 नाशपाती, 2 अमरूद। ये आपने इसको दवाई समझ के खाना है कि मैंने एक प्लेट ऑलिव ऑयल वाला सैलेड खाया, उसमें फेटा चीज़ डाल लें, चेरी टोमेटोज़ डाल लें, आप उसमें स्वीट कॉर्न डाल लें, कुकम्बर डाल लें, कुछ डाल लें, वो आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे। एक प्लेट आपने फ्रूट का प्लेटर लेना है, आपने ग्रेप फ्रूट रोज़ाना नाश्ते में ज़रूर लेना है। आपने कोशिश करना है कि चीज़, डेयरी और चिकन और ऐसी चीज़ें जिनके सोर्सेज आपको कंफर्म नहीं हैं आप वो ना लें। आपका प्राइम फोकस जो है वो ज़िंदगी में घर में किचन गार्डन पे होना चाहिए। आप अपने गमलों में सब्ज़ी उगाएं, सैलड का सामान उगाएं, उसको अपने हाथों से बड़ा करें और उसको खुद खाएं। घर में मुर्गियां रखें। these should be your prime things to do in life. I always tell women कि देखिए अगर आप हेल्दी हैं, आपकी स्किन हेल्दी है तो वो ग्लो करेगी। अगर आपकी गट कॉन्स्टिपेटेड नहीं है तो आपकी स्किन कभी भी ऐसी पीली पीली सी, डल डल सी नहीं होगी, चाहे आपका कलर डार्क है या आप वीटिश हैं। तो अगर आप ये समझती हैं कि कॉन्स्टिपेशन का कोई ताल्लुक़ नहीं है विद योर हेल्थ एंड योर एस्थेटिक्स एंड योर हार्मोन्स एंड योर पीरियड्स एंड योर menopause and your premature ovarian failure or your ovarian cyst or your uterine fibroids, तो you are wrong। ये सब चीज़ें जो हैं वो बुनियादी तौर पे यानी सारी बीमारियाँ यहाँ से शुरू होती हैं और नीचे जाती हैं, या यहाँ से शुरू मुंह से शुरू होती हैं और नीचे जाती हैं, या आपकी सोच आपको बीमार करती है। और अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ऐसी कौन सी सोच है डॉक्टर साहब जिसका आप जिक्र करती रहती हैं जो आपको बीमार करती है। मैं उसमें बड़ा क्लियरली आपको बता देती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ को कंपैरिजन्स में रखते हैं दूसरों के साथ कि जी उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, अगर आपके अंदर टेंडेंसी है टू नॉट टू हैव अनकंडीशनल लव, अगर आप लोगों से सिर्फ अल्लाह की खुशी या सिर्फ इंसानियत के नाते प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते, तो आप एक कुड़ते खुड़ते इंसान रहेंगे जो मतलब आपको दूसरों की खुशी और कामयाबी देख के अगर खुशी नहीं मिलती और इंस्पिरेशन नहीं मिलती, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ये इससे छीन लूँ, तो यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर थॉट प्रोसेस। देन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ये आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक्स पढ़ें, आप अपने आप को एम्पावर करें विद न्यू नॉलेज, लेकिन रेड फ्लैग्स हमारे अपने अंदर भी होते हैं। कंपैरिजन जो है और एनवियसनेस जो है और हसद और जेलसी एंड किसी के मामलात को अपने मामलात से हर वक्त कंपेयर करना, आई पर्सनली फील के इन वुमेन द कॉज ऑफ डिप्रेशन इज़ दिस एंड इट प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन देम। तो जो आपके पास अल्लाह ताला ने दिया है, जिस हाल में आपको रखा है, जैसे रखा है, आपको पूरे हाथ पाँव, 2 आँखें 2 टांगें दी हैं, आप उन हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो असबाब आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। और खुश रहना जो है वो बुनियादी तौर पे आपकी एक बेसिक ड्यूटी है। इसके लिए कोई ड्रिप और कोई टीका बाहर अवेलेबल नहीं है। और खुशी को जो चीज़ ख़त्म करती है वो है मुकाबलाबाजी, दूसरों की लाइफ के बारे में बिला वजह की हर वक्त ख़बर रखने की कोशिश करना, दूसरों की लाइफ को हर वक्त अपनी लाइफ से कंपेयर करना, और वही टाइम अपनी ग्रोथ और अपने स्किल सेट को इंक्रीज़ करने की बजाय आप दूसरों की टो में लगा रहे हैं कि वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो शादी में खुश है कि नहीं है, उसके बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ,
उसने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, इन सब चीज़ों से ज़्यादा आपका फोकस अपनी सेल्फ़ ग्रोथ पे, सेल्फ़ कंटेंटमेंट और अपने जो आपके हेल्थ गोल्स हैं, आपके जो अपनी बॉडी से, अपने दिमाग से जुड़े हुए गोल्स हैं कि मैंने इस महीने में ये 2 बुक्स ख़त्म करनी है, मैंने इन 6 महीनों में ये 2 नए स्किल्स सीखने हैं, ऐसी बातों पे आप तवज्जो दें तो यहाँ की बीमारियाँ और नमाज और अल्लाह से आपका राब्ता वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दीन की प्रैक्टिकल जो है ना इम्प्लिकेशन, ये नहीं कि आप हदीसें और वो सब आपको बहुत याद हैं, लेकिन जहाँ पे इंसानियत की बात आए तो वहाँ आपको दीन जो है वो भूल जाए। दीन जो है पहले इंसानियत है, पहले एहसास है, पहले एम्पैथी है, उसके बाद कोई और चीज़ आती है। तो ये हो गई आपकी दिमाग की जो सोच से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनका इलाज है शुक्रगुजारी, कंटेंटमेंट, अपने अंदर और अपने खुदा से राब्ता, और जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं उन पे शुक्र अदा करना और उनसे अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी क्रिएट करना। क्योंकि बाय द वे यहाँ से किसी ने ज़िंदा तो जाना नहीं है, और अगर ज़िंदा जाना होता तो फिर हम इतनी इम्पोर्टेंस इस लाइफ को देते कि इसके लिए हम इंतहा का कंपटीशन करते। तो मेरा ख़्याल है इस ज़िंदगी को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी इसको अहमियत देने की ज़रूरत है। अगर आप इसको उस जगह से ज़्यादा अहमियत देंगी तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकती हैं। अच्छा, नंबर 2, जो आपकी मुंह के थ्रू बीमारियां जाती हैं वो खाने पीने से जाती हैं। तो जो कब्ज़ है या कॉन्स्टिपेशन है, इसका इलाज जो है वो परमानेंट इलाज ऑर्गेनिक है, खाने पीने में है। और आई थिंक शोर हो रहा है, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात कंटिन्यू रखते हैं इंशाल्लाह।